प्यारे मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं नृपत सिंह प्रजापति आज हिंदी व्याकरण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज आप लोगों के लिए समास लेकर के आया हूँ। और मित्रों, देखा गया है कि जो मैंने अपना पिछला वीडियो भी बनाया हुआ है, तो यदि आप लोगों को वह मेरे वीडियो पसंद आ रहे हों तो उनको प्लीज़ लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ में उनको साझा करिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो इसमें समास में आज हम लोग चर्चा करेंगे। कई लोगों को यह परेशानी होती है कि समास समझ में नहीं आता, किस पद में कौन समास है, यह उसकी पहचान ठीक ठाक नहीं कर पाते हैं। इसलिए उसको जितना भी सरल हो पाएगा उतना मैं सरल बनाने की कोशिश करूंगा। तो मित्रों देखें, समास, इसमें आप देख पा रहे होंगे समास दो पदों के मेल से मिलकर बना है। सम प्लस अस बराबर समास होता है। यदि इसकी हम परिभाषा में बात करें तो परिभाषा आप इसको सीधा सीधा बता सकते हैं। वैसे तो इसका संस्कृत में एक छोटा सा शब्द है सम सनम समासः, अर्थात संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। और अन्य अर्थ में आप ये भी बता पाएंगे कि जब अनेक पद हों तो उसका एक पद हो जाना ही समास कहलाता है। तो मित्रों, समास क्या है? संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया समास कहलाती है, या अनेक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। अब चर्चा कर लेते हैं कि हिंदी व्याकरण में समास होते कितने हैं। तो समासों को हम विभाजित कर रहे हैं, इसको विशेष करके देखिएगा। और मैं तो ये कहता हूं कि आप अच्छी तरीके से इसको एक बार देख लें, आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। इसमें समास 6 प्रकार के हुआ करते हैं, जिसमें इसका प्रथम समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास। द्विगु समास। द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। मित्रों, ये हमारे 6 प्रकार के समास हैं। अब 6 प्रकार के समासों में हमें सबका एक एक करके उसका विस्तृत रूप देखते चलना है, जिससे कि आपको आगे पढ़ने की कोई आशा ही ना रहे। एक बार पढ़िए, अच्छा पढ़िए, ताकि आपको लगे कि हाँ, मैंने समास पूरा सीख लिया है। इसमें अव्ययी भाव समास में देखिए मित्रों, 2 पद हुआ करते हैं। प्रत्येक शब्द के 2 पद होते हैं। जैसे आप कभी कभी राजपुरुष कहते हैं, तो इसमें तो 2 पद हुए ना भाई। राजा का पुरुष राजपुरुष कहलाता है। तो आपने जैसे उदाहरण के तौर पर राजपुरुष लिखा। अब राजपुरुष में 2 पद हैं। राज पहला पद हो गया और दूसरा पद पुरुष हो गया। देखिए मित्रों, 2 पद निकल के आए आपके सामने। अब इसको आप प्रथम पद के नाम से जानते हैं। यह आपका प्रथम पद है और यह आपका उत्तर पद के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर पद है। प्रथम पद, उत्तर पद, या इसको आप
पूर्व पद के नाम से भी जानते हैं। पूर्व पद कहिए या इसको प्रथम पद कहिए, इसको द्वितीय पद कहिए या उत्तर पद कहिए। वैसे तो इसकी जो है पूर्व पद व उत्तर पद ज्यादा जो है प्रचलित हैं, तो इसको जो है ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि इन सभी समासों की परिभाषाएं आपको जो है इन्हीं पदों के माध्यम से दी जाएंगी। भाई जैसे इसकी परिभाषा कहती है कि अव्ययी भाव समास वह समास होता है जहां पूर्व पद की प्रधानता होती है। अब पूर्व पद की प्रधानता कैसे होगी, तो पूर्व पद की प्रधानता को जो है हम लोग देखेंगे कि किसी शब्द में यदि हम कोई उपसर्ग लगा देते हैं या कोई जो है हमारा अव्यय इस प्रकार का आ जाता है जिससे कि जो है वह प्रधान बन जाता है, तो वह पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव कहलाता है। अब पूर्व पद की प्रधानता एक शब्द के माध्यम से समझिएगा कि आपको जिस शब्द में जो उसका पूर्व पद होगा, यदि उसमें आपको उपसर्ग या अव्यय कोई भी मिल जाए तो आप उसको अव्ययी भाव समास बता सकते हैं। जैसे उदाहरणतः इसमें आपने एक यथाशक्ति लिया, यथाशक्ति। अब देखिए मित्रों, ये शक्ति तो एक आपका जो है शब्द हो गया ना, शक्ति आपका एक शब्द है जिसमें एक यथा पद भी है जो कि आपका अव्यय के नाम से जाना जाता है। अव्यय भाई शक्ति के अनुसार यथाशक्ति कहलाता है। अब इसमें अव्यय लग गया तो ये अव्यय की प्रधानता हो गई ना। भाई यदि हम जो है अव्यय को ना इससे जोड़ते तो शक्ति का अर्थ तो शक्ति ही था। अब हमने पूर्व पद को जब मिला दिया तो इसका अर्थ विस्तृत हो गया शक्ति के अनुसार। जैसे एक उदाहरण है प्रतिदिन। अब इसमें जो है आप देख लेंगे कि दिन तो हमारा एक शब्द है, दिन माने तो दिन होता है। भाई यदि इसमें प्रति शब्द हम जोड़ देंगे तो प्रत्येक दिन का बोध कराने वाला हो जाएगा। दिनम दिनम प्रति इति प्रतिदिनम, अर्थात भाई इसमें प्रत्येक दिन को प्रतिदिन बोला जाता है। कभी कभी आप इस प्रकार से भी इसको जो है देख पाएंगे कि हिंदी में कभी कभी आ जाता है आपको भर पेट। हिंदी में आप देख पा रहे होंगे कि भर आपका उपसर्ग है और पेट तो संज्ञा है। भाई पेट संज्ञा है, भर आपका उपसर्ग है। जब पूर्व पद का कोई भी पद उपसर्ग आ जाए या अव्यय आ जाए तो उसको आप अव्ययी भाव समास बता सकते हैं। कभी कभी आपको इस प्रकार के उदाहरण आते हैं जैसे अत्याचार। अब आप यदि इसको संधि के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। इसमें मित्रों क्या है कि यदि हम भली भांति संधि जानते हैं तो हमारा उपसर्ग अलग और आपका शब्द अलग हो जाता है। और वैसे तो जो है कहा भी गया है संहितैक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या समासे वाक्ये तु मां उपक्षते। इस प्रकार से जो है एक पद कहा गया है जिसमें ये तय किया जाता है कि चाहे कोई उपसर्ग हो या कोई जो है क्रिया हो, उसमें तो ऑटोमेटिक आप कह सकते हैं कि उसमें संधि हो जाती है। इसी प्रकार से यदि आप इसका जो है विग्रह करेंगे तो अति प्लस आचार। अब देखिए आचार तो आचरण के लिए आया हुआ है, अब यहां अति जो है वह उपसर्ग आया हुआ है। जब उपसर्ग आ गया है तो इसको आप वैसे ही अव्ययी भाव समास बता सकते हैं। कभी कभी आपने जो है ये भी देखा होगा आमरण। आमरण, इसमें मरण एक शब्द है, मरण मीन्स मृत्यु होता है। भाई इसमें आ जो शब्द है वह तो आपका उपसर्ग है, अनबन हो जाएगी। अनबन एक शब्द है तो उसमें अन आपका जो है उपसर्ग निकल आएगा। ऐसे बहुत सारे हिंदी भाषा में हमारे जो है शब्द आते हैं जिसके माध्यम से यदि हम पूर्व पद में उपसर्ग या अव्यय को देख लें तो आप उसको सीधा सीधा ही अव्ययी भाव समास कह सकते हैं।
ये तो इसका जो है अव्ययी भाव समास का प्रथम नियम था। अब आपको दूसरा नियम मैं बतलाता हूं। दूसरे नियम में जो है एक बताया गया है कि यदि दूसरा नियम है कि यदि कोई एक शब्द पुनः दोबारा से आ जाए, यदि कोई एक शब्द दोबारा प्रयुक्त हो जाए तो वह समस्त पद अव्यय का रूप धारण कर लेता है। जैसे हम लोग कभी कभी जो है ये बातें कर लेते हैं कि रातों रात। अब इसमें देखिए रात के बाद रातों रात कहलाता है। जब ये दो शब्द बार बार आ जाते हैं ना, एक शब्द पुनः दोबारा आ जाता है तो वह पूरा पद ही अव्यय का रूप धारण कर लेता है। जैसे हम लोग जो है दिनों दिन कह देते हैं, दिनों दिन, हाथों हाथ, घर घर इत्यादि करके बहुत से ऐसे पद निकल के आपको सामने मिलेंगे कि जहां पर एक शब्द पुनः दोबारा आया हुआ है तो आप मित्रों उसको भी आप अव्ययी भाव समास कह सकते हैं। तो मैं आपको जो है ये अव्ययी भाव समास भली भांति बता चुका हूं और अब मैं आशा भी करता हूं कि आपको जो है अव्ययी भाव समास समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरा समास आते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है? तो तत्पुरुष समास में जहां पर वह समास जहां पर उत्तर पद की प्रधानता जानी जाती है, जहां उत्तर पद की प्रधानता हो, या आप अन्य भाषा में यह भी कह सकते हैं कि जहां पर कारक चिन्ह लगा दिए जाते हैं वहां तत्पुरुष समास हो जाता है। तत्पुरुष समास वैसे तो जो है इसको द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष के माध्यम से इसको 6 भेद करके बता दिए जाते हैं। वैसे ही हम लोगों को विभक्तियों के माध्यम से तत्पुरुष समास को समझना है कि कौन विभक्ति वाला जो समास है वह किस तरीके से जो है आपके सम्मुख आएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग जो है इस तत्पुरुष समास को ले रहे हैं, इसके उदाहरण में देखेंगे। आप इन दोनों का जो है अर्थ समझ गए होंगे कि अव्ययी भाव समास कहां होता है। इसमें अव्ययी भाव समास की परिभाषा है कि जहां पूर्व पद की प्रधानता हो वहां अव्ययी भाव समास होता है, जहां उत्तर पद की प्रधानता हो या कहीं कारक चिन्ह छिप रहे हों तो वहां तत्पुरुष समास हो जाता है। जैसे इसमें हम लोग एक पद दे रहे हैं, मतदाता। मतदाता एक पद है, मतदाता। अब इसमें हमें जो है 2 पद मिल रहे हैं, मत प्लस दाता। दाता का तात्पर्य होता है देने वाला, मत माने वोट होता है, वोट। हम लोग जो वोट देता है ना उसको हम लोग मतदाता के नाम से जानते हैं। तो मत को देने वाला मतदाता कहलाता है। अब इसमें मत को देने वाला अर्थात मत के बाद में को का कारक चिन्ह आया ना, तो आप ये विभक्तियां भी तो जानते होंगे कि कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के संबंध में संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पे, पर, ये सभी जो है हमारे कारक चिन्ह हैं जिनसे कि विभक्ति निकल के सामने आती है। तो यहां को का चिन्ह है। अब को का चिन्ह तो कर्म का होता है और कर्मणि द्वितीया, भाई कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, तो इसको हम लोग द्वितीय तत्पुरुष समास कह सकते हैं। द्वितीय तत्पुरुष समास ये हो जाएगा मित्रों। अब बात कर लेते हैं कि तृतीय तत्पुरुष समास की।
इसमें तो से या के द्वारा का चिन्ह आएगा। वैसे तो जो है कोई भी आपको जो है पद मिले, आप अर्थ निकालने पर ही उसको समझ जाएंगे कि ये किस विभक्ति वाला तत्पुरुष समास हो सकता है। जैसे हम लोग इसमें एक पद लेते हैं, आंखों देखा। आंखों देखा अर्थात आंखों से देखा या नेत्रहीन, नेत्रों से हीन, इसमें आप से का चिन्ह लगा रहे हैं, इसलिए इसको आप तृतीया तत्पुरुष समास कह पाएंगे। तृतीया तत्पुरुष समास। अब चतुर्थी की बारी है, तो चतुर्थी में जैसे एक पद है स्नानालय। स्नानालय अर्थात भाई स्नान के लिए आलय, के लिए का जो चिन्ह होता है वह संप्रदान कारक का है और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। क्योंकि स्नान के लिए आलय अर्थात जो स्नान का आलय है, घर है, वह जो है स्नानालय के नाम से जाना जाता है। जैसे विद्यालय, विद्या का आलय है जो, वह विद्यालय कहलाता है। इसी प्रकार से इसमें स्नानालय में आपका चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं पंचमी तत्पुरुष समास की। तो पंचमी तत्पुरुष समास में हम लोग इसमें जैसे कह दिया जाए भयभीत या जन्मांध, इस प्रकार का हमने जो है एक उदाहरण दे रखा है, जिससे आप जान सकते हैं कि जन्म से अंधा। देखिए से का चिन्ह आपका तृतीया तत्पुरुष समास में भी आता है और से का चिन्ह अपादान विभक्ति, अपादान कारक पंचमी विभक्ति में भी जो है आता है। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो इसके लिए आप कारक प्रकरण को पढ़िएगा। कारक प्रकरण में जो है आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि तृतीया विभक्ति में से का चिन्ह व के द्वारा का चिन्ह छिपा रहता है। आप जहां पर से का चिन्ह लगाएं, वहां यदि आपका के द्वारा का चिन्ह भी फिट बैठ रहा हो तो वहां आप तृतीया तत्पुरुष समास ही कह पाएंगे। और जहां पर के द्वारा का चिन्ह फिट ना बैठ रहा हो वहां आप पंचमी तत्पुरुष समास कह पाएंगे। तो यहां आपका पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब बात आती है कि यदि आपको राजमाता कह दिया जाए, एक पद है राजमाता। राजमाता में आप देख पाएंगे कि राजा की माता राजमाता कहलाती है। तो आप इसमें षष्ठी विभक्ति, भाई काकी के का चिन्ह तो जो है षष्ठी विभक्ति में होता है ना, तो यह हो जाएगी षष्ठी विभक्ति, षष्ठी तत्पुरुष समास। अब बात आती है सप्तमी विभक्ति की। सप्तमी विभक्ति में आप देख पाएंगे कि जलमग्न, एक पद है जलमग्न। अब इसका आप सीधा सीधा अर्थ ले पाएंगे, जल मग्न माने डूबा हुआ, अर्थात जल में डूबा हुआ। तो कौन सा कारक चिन्ह लगा? मैं का। अब मैं का चिन्ह किस कारक का होता है तो आप बता सकते हैं अधिकरण कारक का, और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, तो यह आपका सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे ना कि हम यदि को का चिन्ह आया तो हमने द्वितीय तत्पुरुष समास कहा, यदि से या के द्वारा का चिन्ह निकला तो तृतीया बताया, यदि के लिए का चिन्ह निकला तो चतुर्थी तत्पुरुष समास बताया, यदि से का चिन्ह निकला अलग होने के संबंध में होता है, जैसे वृक्ष पतित, वृक्ष से गिरा हुआ, भाई इस प्रकार से जो है आ जाता है। तो इसमें से का चिन्ह आया तो पंचमी तत्पुरुष, यहां काकी के का चिन्ह आया तो षष्ठी तत्पुरुष, यहां मैं पेपर का चिन्ह आया तो सप्तमी तत्पुरुष। तो मित्रों ये हमारा तत्पुरुष समास था। अब कुछ तत्पुरुष समास के अन्य भेद भी होते हैं जिनको हम जो है क्रमशः देखेंगे।
इसमें एक होता है नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास कभी कभी आपको जो है इस तरीके का सवाल आता है और उसमें नए भी दे रखा होता है, तत्पुरुष भी दे रखा होता है। आप जानते हैं कि तत्पुरुष का ही एक भेद नए कहलाता है, तो हम सीधा सीधा तत्पुरुष नहीं कह सकते। जैसे एक पिता होता है तो पिता के 3 पुत्र हुए, उन 3 पुत्रों के भी 2-2 पुत्र हुए, तो जो समाज के हमारे लोग हैं यदि उन पुत्रों को जो है छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को देखेंगे तो वो तो पहले जो है पिता का नाम बताएंगे ना, पिता का नाम बताएंगे और फिर पिता से ही उनके पिताजी का बोध हो पाएगा। इसी प्रकार से यदि कोई जो है हमारा इस नए तत्पुरुष समास का कोई उदाहरण आता है तो पहले हमको नए तत्पुरुष समास कहना चाहिए। यदि ऑप्शन में हमारा नए तत्पुरुष समास नहीं होता है तो आप उसको क्रमशः तत्पुरुष समास कह सकते हैं। अब नए तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या कहती है हम लोगों को यह देख लेना चाहिए। तो नए तत्पुरुष समास में इसकी परिभाषा के माध्यम से बताया गया कि जिसका प्रथम पद निषेधात्मक हो, जिसका प्रथम पद निषेधात्मक हो, निषेध वाला हो, वह जो है नए तत्पुरुष समास कहलाता है। अब कैसा निषेधात्मक, अब ये भी तो जानना आवश्यक है कि जैसे हम लोग मित्रों देख रहे हैं नए तत्पुरुष समास, इसमें हम लोगों ने अपंडित कहा, अपंडित। अब आप देख पा रहे होंगे कि 2 पद तो हैं, अब एक तो आपका अलग हो जाएगा और पंडित आपका अलग हो जाएगा। अर्थात पंडित मीन्स होता है ज्ञानी, ज्ञान को रखने वाला, ज्ञान का जो भंडार है वह पंडित कहलाता है। अब जो लग गया है तो यह जो है उसका निषेध परक हो जाता है। आपने विलोम अर्थक शब्दों को देखा होगा कि कहीं पंडित है तो उसका जो विलोम होता है ना वह अपंडित हो जाता है, कहीं पर ज्ञान है तो उसका अज्ञान कर दिया जाता है। अर्थात पूर्व पद तो निषेध परक हो गया ना, इसीलिए आप इसको जो है नए तत्पुरुष समास का उदाहरण कह पाएंगे। और यदि इसका आपको जो है खंडन या विग्रह करना है तो आपको बता दें कि आप ना पंडित इस प्रकार से कर सकते हैं। अर्थात जो पंडित ना हो वह अपंडित कहलाता है। जैसे अज्ञानी, जो ज्ञानी ना हो वह अज्ञानी कहलाता है। ऐसे बहुत से आपके सामने उदाहरण आएंगे जिनमें आ लगा होगा। यदि जो है उत्तर पद स्वर से प्रारंभ है तो उसमें अन जोड़ दिया जाता है, अनंत एक पद दिया। अब यदि आप इसमें देख पा रहे होंगे तो इसमें ना अंत इस प्रकार का हो रहा है। अब देखिए इसमें अन जोड़ दिया गया, अन अर्थात इसमें आप ऐसे करिएगा अन, अन अंत, अनंत अर्थात जिसका अंत ही ना हो, जो अंत वाला ना हो वह अनंत कहलाता है। ये आपका जो है नए तत्पुरुष समास का उदाहरण हुआ। जैसे अलौकिक, ना लौकिक इति अलौकिक, अर्थात जो लौकिक ना हो वह अलौकिक कहलाता है। अनबन, ना बन इति अनबन, भाई जो बन ना हो अर्थात जिसको जो है जिस कार्य को बनता ना दिखाई दिया जा सके, अर्थात वह कार्य बने ना तो वह जो है अनबन हो जाता है। इसमें इस तरीके के आपको जो है उदाहरण मिलेंगे जिसको आप आसानी से बता सकते हैं कि यह हमारा नए तत्पुरुष समास है। अब बात कर लेते हैं एक और अन्य जो है भेद की। इसमें एक आता है उपपद तत्पुरुष समास।
उपपद तत्पुरुष समास, और भी इसका जो है भेद है। उपपद तत्पुरुष समास, एक ये भेद है। तो उपपद की परिभाषा क्या है, अर्थात आपको जो है बता दें कि उपपद वह कहलाता है जो भी पद अपने उत्तर पद में धातु रखने वाला होता हो, वह उपपद कहलाता है। अर्थात इसके उपपद तत्पुरुष समास की पूरी परिभाषा यह कहती है कि ऐसा पद जिसके उत्तर पद में, ऐसा पद जिसके उत्तर पद में कोई धातु दी गई हो, वह आपका उपपद तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए आप देख पा रहे होंगे कुंभकार, एक पद दिया कुंभकार, इसमें आप देख पा रहे हैं कुंभ अलग है, क्रे धातु अलग है। क्रे धातु ये संस्कृत की धातु है, क्री मीन्स होता है करना, उससे क्रे को आपने आर की वृद्धि कर दी है, इसलिए जो है वह कार हो गया है। तो कुंभम करोति इति कुंभकारः, अर्थात घड़े को बनाने वाला कुंभकार कहलाता है। चर्मकार, अर्थात चर्मकार है तो भाई चर्मम करोति इति चर्मकारः, जो चमड़े के कार्यों को करने वाला है वह चर्मकार कहलाता है। लौहकारः, ये इस प्रकार के उदाहरण आपके जो है सम्मुख आएंगे जो कि उपपद तत्पुरुष समास के नाम से आपको बताना चाहिए। जैसे इसमें एक पद और है कृतज्ञ, कृतज्ञ। अब भाई इसमें तो ज्ञा जो धातु है वह उसका अर्थ होता है जानने वाला, जो ज्ञा है वह ज्ञा मीन्स होता है जानने वाला, अर्थात कृत्य को जानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ज्ञा आपकी जो उत्तर पद में धातु दी गई है, इसके माध्यम से आप बता सकते हैं कि यह हमारा उपपद तत्पुरुष समास कहलाता है। अब मित्रों, ये आपने अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, इन दो समासों को देखा। इसमें मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये दो समास बड़ी आसानी से जो है समझ में आए होंगे। अब मैं तीसरे समास के संबंध में बता रहा हूं, उसको जो है क्रमशः देखिएगा। कर्मधारय समास। मित्रों, कर्मधारय समास की सीधी सीधी सी परिभाषा है कि जहां पूर्व पद में विशेषण हो और जिसका उत्तर पद विशेष हो, वह कर्मधारय कहलाता है। अर्थात आप ऐसी भी परिभाषा बना सकते हैं कि जहां पर किसी भी संज्ञा की विशेषता बताई जाए वह कर्मधारय कहलाता है। कर्मम धारयति इति कर्मधार्यः, अर्थात कर्म को धारण करने वाला कर्मधारय कहलाता है। तो इसकी आपको परिभाषा बन जाएगी कि जहां विशेषता बताई जाती है वहां कर्मधारय होता है। अब कर्मधारय वैसे तो जो है चार प्रकार के होते हैं, जिसमें भाई पूर्व पद में विशेषण रख दिया जाए तो वह जो है उपमान पूर्व पद हो जाता है। कभी कभी उत्तर पद में विशेषण रख दिया जाता है तो वह उपमान उत्तर पद विशेषण हो जाता है। कभी कभी दोनों पदों में विशेषण रख दिया जाता है तो वह विशेषण उभय पद हो जाता है। और कभी कभी वह रूपक के रूप में भी आपके सम्मुख आता है तो उसको आप रूपक कर्मधारय के नाम से भी जानते हैं। इनको क्रमशः हम लोग जो है देखते हैं कि कर्मधारय में क्या है। तो कर्मधारय में आप देख पाएंगे कि जैसे आपको जो है ये कह दिया जाए महात्मा, एक पद दिया महान, महान आत्मा इति महात्मा, महान चा आशव आत्मा इति महात्मा। इस प्रकार का आप विग्रह कर पाएंगे कि आत्मा है महान, अर्थात महान है आत्मा, जो इस प्रकार का जो है आपका महात्मा पद सिद्ध हो पाएगा। जैसे
आप परम राजा कह देते हैं, परम राजा, या आप महाराजा कह देते हैं। इस प्रकार के उदाहरण आपके कर्मधारय समास के कहलाएंगे। क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहां महा मीन्स महान होता है, परम मीन्स श्रेष्ठ होता है, महा मीन्स महान। तो यहां राजा की विशेषता है कि वो महान है, यहां राजा की विशेषता है कि वो श्रेष्ठ है, यहां आत्मा की विशेषता है कि वह महान है। इस प्रकार के उदाहरणों को देखकर आप ये तय कर पाएंगे कि यहां कर्मधारय समास होता है। अब एक बात आती है कि कभी कभी उत्तर पद में विशेषण रख दिया जाए। जैसे आपका घनश्याम होता है, घनश्याम। अब यहां जो श्याम रंग है ना, या आपका उत्तर पद में आ गया, तो ये तो विशेषण का कार्य कर रहा है, इसलिए इसको आप कर्मधारय समास कह सकते हैं। यह उपमान उत्तर पद कर्मधारय कहा जाएगा। घन के समान श्याम वर्ण वाला घनश्याम कहलाता है। घन इव श्यामः इति घनश्यामः, इस प्रकार का संस्कृत में इसका विग्रह दिया गया है। कभी कभी दोनों पदों में, पूर्व पद में व उत्तर पद में, दोनों पदों में विशेषण रख दिया जाता है, तब भी वह कर्मधारय कहलाता है। जैसे आप देख पाएंगे चराचर, चराचर, भाई आप इसको करेंगे तो चर और अचर, इस प्रकार का इसका जो है विग्रह हो जाएगा। अब यहां चर और अचर ये दोनों जो है आपके विशेषण हैं, और जो लोग ऐसा कहते हैं कि बीच में और का चिन्ह लगा दिया जाए तो वह द्वंद्व हो जाता है, तो इसको आप कदापि द्वंद्व ना कहें। यह आपका परीक्षा में अंक बिल्कुल जो है न्यून कर सकता है। एक बार टीईटी में यह सवाल आया था कि चराचरम में कौन सा समास है, तब सभी ने जो है इसको कर्मधारय बताया था। क्योंकि चरम चा आचरम चा, भाई चराचरम कहलाता है, तो यह चर और अचर चराचर हो जाता है। अब चर और अचर किसकी विशेषता है, यह भी तो आपको जो है देखना चाहिए। यह पृथ्वी मात्र की विशेषता है कि वहां चर भी हैं और अचर भी हैं, इसलिए यह पृथ्वी की विशेषता हो जाएगी। कभी कभी नील पीत कह दिया जाता है, नीला पीला कह दिया जाता है, तो ये दोनों विशेषण ही तो हैं। अब जब विशेषण दोनों पद में आ जाए तो आप कर्मधारय बता सकते हैं। अब बात आती है कि एक रूपक कर्मधारय होता है, कि रूपक कर्मधारय क्या है। आपने रूपक अलंकार को देखा होगा कि जहां पर उपमान में उपमेय का अभेद आरोप हो जाता है, वहां रूपक अलंकार हो जाता है। अब जैसे कभी कभी हम लोग इस प्रकार से कह देते हैं मृग नयनी, मृग नयनी अर्थात मृग के समान नयन वाली को मृग नयनी कहते हैं। अर्थात या आप ऐसा भी अर्थ बना सकते हैं मृग रूपी नयन वाली मृग नयनी। अब एक तो ये हो गया। अब कभी कभी हम लोग जो है चरण कमल बंदो हरिराई इस प्रकार का उदाहरण देते हैं, तो आप चरण कमल कहिएगा तो चरण कमल भी तो जो है रूपक अलंकार का ही है। इसमें चरण रूपी कमल इस प्रकार का जो है आपका अर्थ बनेगा, इसका जो है विग्रह होगा, तो चरण रूपी कमलों वाला इस प्रकार का आपका जो है बन जाएगा। अब कभी कभी आपको और भी उदाहरण देखने को प्राप्त हो सकते हैं, जैसे चंद्रमुखी या भव सागर, इस प्रकार के जो है आपको उदाहरण मिल जाएंगे। या कीर्ति लता, तो कीर्ति रूपी लता कीर्ति लता कहलाते हैं। इस प्रकार के ये जो है रूपक कर्मधारय के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इनको जो है आपको भेद नहीं बताना होता है। वैसे तो जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें तो सीधा सीधा ही कर रहता है सवाल की चरण कमल या मृग नयनी में कौन सा समास है, तो आप सीधा ही इसको कर्मधारय कह पाएंगे। आपको ये जान लेना आवश्यक है, इसका नियम जान लेना आवश्यक है कि कभी कभी तो विशेषण पूर्व पद में आता है, कभी कभी विशेषण उत्तर पद में आ जाता है,
कभी कभी दोनों पदों में विशेषण आ जाता है और कभी रूपक के रूप में भी आपको जो है देखने को प्राप्त होता है। तो मित्रों, ये आपको कर्मधारय समास कैसा लगा है, आपको समझ में आया कि नहीं, ये सब हमारे जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा। और जो भी ऐसा कोई उदाहरण हो जो आपको जो है समझ ना आया हो तो वो आप जो है मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं, जिससे कि मैं अपनी कुछ कमियों को दूर कर पाऊं। नमः संस्कृताय। नमस्ते।